वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जो हमारी इमेजिन पॉइंट की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमारा टॉपिक था कि हम लोग किस तरह से 15 से 20 मिनट के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम लोग जी मेंस, एडवांस और नीट के क्वेश्चंस में जो हम लोग गलती करके आते हैं उसमें सुधार करके अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास 2 टर्न में जाएगा। जो टॉपिक बहुत छोटा होगा उसको तो कोई दिक्कत नहीं, 1 टर्न में क्लियर कर दिया जाएगा। मगर जो टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा, चूँकि आप 15-20 मिनट डेली लेक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक्स धीमे धीमे क्लियर होते जाएंगे। आप विश्वास रखिए, किसी भी एंगल से आपका क्वेश्चन अगर आपने वो टॉपिक यहाँ पढ़ा है तो गलत नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एरोमेटिसिटी। भाई मेरे, इसका एक क्वेश्चन पेपर में आता है। तुम्हारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स वहाँ पर आपको लिख के दे देगा, पूछ देगा बता दे ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, बता दे ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक है, या बता दो भाई नॉन एरोमेटिक है। तो बड़ा इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ एरोमेटिक है, कहाँ एंटी एरोमेटिक है। तो मैं सीधा सा पहले तो 2-3 पॉइंट्स क्लियर करता हूँ कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है और नॉन एरोमेटिक क्या है, और उसके बाद हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि हमारा दिया गया मॉलिक्यूल इनमें से किस कैटेगरी में आता है। तो भाई मेरे पास जो है 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स वहाँ पर करने के लिए आते हैं। ठीक, पहला मेरे पास हो गया कि मेरे पास दिया गया मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। दूसरा, दिया गया मॉलिक्यूल मेरे पास एंटी एरोमेटिक है, या फिर मेरे पास दिया गया मॉलिक्यूल जो है 3rd नंबर पे नॉन एरोमेटिक है। इन 3 में से मेरे पास पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में मेरे पास मॉलिक्यूल आएगा। तो अगर मैं थ्योरिकल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो एरोमेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं मेरे पास एरोमेटिक वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास एनर्जी काफ़ी कम होती है और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब एरोमेटिक के लिए क्या बोलते हैं कि इनके पास एनर्जी काफ़ी कम होती है और स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जल्दी ब्रेक नहीं होते ये मॉलिक्यूल्स। इसी का उल्टा अगर मैं बात करूं एंटी एरोमेटिक की बात करूं, अगर मैं बात करूं एंटी एरोमेटिक की, तो जस्ट उल्टा है। इनके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और भाई मेरे स्टेबिलिटी इनके इस वजह से काफ़ी क्या होती है, कम होती है। एरोमेटिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तोड़ने पर भी जल्दी नहीं टूटते हैं, और बेटा एंटी एरोमेटिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो शायद अपने आप ही टूट जाते होंगे, उनको मैं क्या बोलता हूँ, एंटी एरोमेटिक। और जो मेरे पास नॉन एरोमेटिक है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो लगभग एलिफेटिक कंपाउंड यानी ओपन चेन कंपाउंड की कैटेगरी जैसे ही आती है, उनको मैं क्या बोलता हूँ, नॉन एरोमेटिक। कहना ये चाहता हूँ कि अगर इन तीनों में पूछे कि ज़रा बता दो भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है या फिर एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूँ तो सबसे कम स्टेबल होता है मेरे पास एंटी एरोमेटिक, उससे ज़्यादा स्टेबल होता है मेरे पास नॉन एरोमेटिक, और भाई उससे ज़्यादा स्टेबल मेरे पास होता है एरोमेटिक। ये मेरे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये मेरे पास है इंक्रीजिंग, ये मेरे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसके बीच में होते हैं नॉन एरोमेटिक, सबसे कम होते हैं एंटी एरोमेटिक। और अगर इसी का रिवर्स कर दूं तो एनर्जी का ऑर्डर बनेगा, मतलब एरोमेटिक की एनर्जी सबसे कम होती है, एरोमेटिक की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद जो आएगा वो नॉन एरोमेटिक आएगा, उसके बाद जो मेरे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी का है वो मेरे पास होता है एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। क्या होता है मेरे पास, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये मेरे पास एनर्जी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है, और ये मेरे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे कि भाई एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया या एंटी एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली मोर स्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। इनके पास जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होता है उनमें अच्छा खासा रेजोनेंस होता है, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिलोकलाइजेशन की वजह से जो सिस्टम की खुद की एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। सिस्टम के पास जितनी रेजोनेंस एनर्जी होती है उतनी ही सिस्टम से डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से
उनकी एनर्जी क्या है, चूँकि कम हो गई, जितनी रेजोनेंस एनर्जी होती है उसकी उतनी सिस्टम से डाउन हो जाती है, उतनी कम हो जाती है। और सिस्टम की जब एनर्जी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और एंटी एरोमेटिक वाला बता रहा हूँ कि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी काफ़ी कम। अब मैं कुछ क्राइटेरिया लिखूंगा, कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं अपना लेवल जो है जी के मेन एडवांस या फिर उससे ज़्यादा जो मेरे पास टॉपिक नीट लेवल तक ही रखूंगा। बहुत हाई फाई लेवल तक नहीं जाने की आवश्यकता है, CSI नेट में मेरे को नहीं जाना है, IT जैम में मेरे को नहीं जाना है। मेरा जो लेवल रहेगा वो जी मेंस एडवांस और नीट तक का ही रखना है। उन्हीं एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना है जो इस लेवल तक में आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे पास कुछ क्राइटेरिया हैं एरोमेटिसिटी के और नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिक। तो पहले मैं बताता हूँ मेरे पास एरोमेटिक के क्राइटेरिया क्या होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, पहला पॉइंट होता है द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, पहला नोट तो ये हो गया, जो मेरे पास कंपाउंड होता है वो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। मेरे पास जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। वो आप देख लेंगे साइक्लिक है कि नहीं। दूसरा, ऑल द एटम्स ऑफ रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज। इसका मतलब जितने भी एटम्स रिंग में होने चाहिए उन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास कोई रिंग बनी है, इस कार्बन पर sp2 है, तो बेटा एक p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर छूट गया होगा। अगर मैंने कहा sp2 कार्बन पर मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, मगर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसके कार्बन पर अगर मैं sp2 बोल रहा हूं तो एक p छूट गया ना, तो वो p जो है वो प्लेन जो भी आपकी रिंग बनी है ना उसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पर अगर sp2 वाले हैं सब पर एक एक हमारे पास अनहाइब्रिड, ये सब ऑर्बिटल जो होते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में मेरे पास आपको बताया गया होगा सब जगह sp2 होता है, तो प्रत्येक कार्बन पर एक एक अनहाइब्रिड, जो यहाँ पर एक p कम दिख रहा है वो ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, छूट जाता है। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट ये है, ऑल द एटम्स ऑफ द रिंग आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आर डिलोकलाइज्ड। ठीक है, आर डिलोकलाइज मतलब वहाँ पर जितना भी मेरे पास p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरा रेसोनेंस करे, वो रेसोनेंस करते रहे। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह फिक्स ना हो, वो पूरे भर में क्या हो, डिलोकलाइज हो रहा हो। और फोर्थ नंबर पे मेरे पास कंपाउंड फॉलो करे हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, कंपाउंड क्या फॉलो करे, हकल रूल। हकल रूल क्या होता है, सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, सिस्टम के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वेयर n = 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर आप n बराबर 0 लगा दीजिए तो सिस्टम के पास, मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर n बराबर मैं 0 लगा दूँ तो यहाँ पर सिस्टम के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, मगर ध्यान रखिएगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होने चाहिए। लोग बस पाई इलेक्ट्रॉन देख के बैठ जाते हैं, डिलोकलाइज चाहिए। डिलोकलाइज तब होते हैं जब प्रत्येक एटम्स के p ऑर्बिटल जो एक एक बचे हैं वो परपेंडिकुलर हो, जब वो पैरेलल होंगे तभी आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके डिलोकलाइज हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप n = 1 लगाते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, मगर ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो ये डिलोकलाइज हो। उसके बाद n = आप 2 लगा देंगे तो ये मेरे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप काफ़ी बड़ा सिस्टम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी कंपाउंड इस तरह के ये चारों रूल फॉलो करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, होता ही है, और वो कंपाउंड काफ़ी स्टेबल होगा। उसे ब्रेक करने में काफ़ी ज़्यादा क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये तो मेरे पास सारे पॉइंट हो गए एरोमेटिक वाले के। ठीक है, अब बेटा पूछ रहा है एंटी एरोमेटिक वाले के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो बेटा एंटी एरोमेटिक वाले के लगभग यही पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट तो है ये एरोमेटिक, आप नोट कर लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं यहीं पर हेडिंग डाल देता हूँ एंटी एरोमेटिक वाले के क्या रूल्स या क्या नियम है। पहला पॉइंट वही है, दूसरा पॉइंट वही है। ठीक है, पहला पॉइंट वही है, दूसरा पॉइंट वही है, और तीसरा पॉइंट मेरे पास है। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है,
पाई इलेक्ट्रॉन्स वही पॉइंट है आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है, डीलोकलाइज्ड मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो हो वो डिलोकलाइज होना चाहिए, रुका हुआ ना हो, यहाँ पर भी रेजोनेंस चलता हो। मगर भाई फोर्थ पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हकल रूल थोड़ा चेंज होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को चाहिए, क्या चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, 0 को तो 0 कर देंगे आप, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब n बराबर मैं 1 लगाऊंगा, जब 1 लगाऊंगा तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास हो, मगर ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज हो, आप n बराबर 2 लगा दीजिए तो सिस्टम में 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये भी डिलोकलाइज हो, आप n बराबर 3 लगा दीजिए तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, मगर ये जो आएगा ये भी कैसा होना चाहिए, डिलोकलाइज। कुल मिला के बस यहाँ पर हकल रूल थोड़ा चेंज होता है, अगर आपके पास सिस्टम इन 3 पॉइंट्स का कॉमन चल रहा हो और 4n+2 फॉलो करे, क्या फॉलो करे, 4n+2 फॉलो करे, तो हकल रूल के अकॉर्डिंग वो एरोमेटिक हो जाएगा, स्टेबलाइज होगा मैक्सिमम। अगर वो कहीं 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा ना बेटा, तो इनमें से पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो एंटी एरोमेटिक में कंपाउंड में काउंट होगा, ठीक है। अब मेरे पास आता है नॉन एरोमेटिक, मेरे पास जो अगला है वो 4th नंबर पे क्या है, नॉन एरोमेटिक, तो ये बस ऊपर की हेडिंग हटा रहा हूँ बस, और यहाँ लिख देता हूँ मेरे पास नॉन एरोमेटिक। तो भाई नॉन एरोमेटिक में मेरे पास ये 3 पॉइंट तो भाई मेरे पास हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखता हूँ, कंपाउंड जो है 4n+2 फॉलो करे या मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करे, मतलब ये पॉइंट है और इन दोनों में से कोई भी फॉलो करे, मगर चौथा पॉइंट ये है पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज नॉट डिलोकलाइज्ड, मतलब कुल मिला के जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे मान लो 2 p ऑर्बिटल ऐसे हैं और एक कहीं जाके तिरछा बन गया है, तो ये तो ओवरलैप कर रहा है मगर वो ओवरलैप नहीं कर पा रहा, मतलब कुल मिला के जितने भी p ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप ना कर पाए, मतलब सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो पाता है। तो ये बड़ा स्पेशल केस है नॉन एरोमेटिक वाले का कि p ऑर्बिटल्स कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है, मान लो कई बार 6 p ऑर्बिटल्स हैं मगर वो सारे पैरेलल हैं, अगर वो पैरेलल हैं तब तो वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाते हैं, अगर वो पैरेलल नहीं हैं तो वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक, इतना बना लीजिए फटाफट। अब मैं फटाफट कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ समझाने के लिए, आज मैं एग्जाम्पल थोड़े बहुत एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट टर्न पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने आऊँगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास, अब यहाँ पर मेरे को बेंजीन का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करना है, अब मेरे को बताना है कि ये मेरे पास जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो देखो भाई देखते हैं, ये मेरे पास बेंजीन हो गया, बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखो भाई, बेंजीन साफ दिख रहा है मेरे पास, साइक्लिक कंपाउंड है, कैसा है, साइक्लिक। अगर मैं इस कार्बन का निकालूं हाइब्रिडाइजेशन तो उसके लिए मैं सिग्मा बॉन्ड गिन लूंगा, केवल क्या गिन लूंगा, सिग्मा। अगर कहीं पर आपके 3 सिग्मा बॉन्ड आते हैं, कितने सिग्मा आते हैं, 3 सिग्मा, तो वहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp2। तो भाई गिन लीजिए, यहाँ पर डबल में 1 सिग्मा होगा, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, यानी कुल मिला के इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए भाई, ठीक है भाई। अब इस कार्बन पे 3 सिग्मा हो गए, मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, sp2 हो गया, मतलब यहाँ पर एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा। आप किसी भी कार्बन पे निकालेंगे तो 3 सिग्मा निकलेंगे, आप किसी भी कार्बन पे निकालेंगे तो 3 सिग्मा निकलेंगे, मतलब सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ठीक है। मैं बता दूं प्लेनरिटी के लिए आपको दिमाग में थोड़ा रखना पड़ता है कि ये मॉलिक्यूल, आप अगर एग्जाम्पल पढ़ के गए हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। प्लेनरिटी के लिए मैं बता दूं आपको दिमाग में रख के जाना पड़ता है कि कौन सा प्लेनर है कौन सा नहीं है। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर सिस्टम में आता है, बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर सिस्टम में आता है और सारे इसमें p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो सब में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, मतलब ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्लेनर होगा या जहाँ पर साथ जो प्लेनर होगा, जो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा उसके प्रत्येक कार्बन का जो p ऑर्बिटल जो छूट गया है वो एक दूसरे के पैरेलल होगा।
जो मॉलिक्यूल ऐसे से थोड़ा सा उठ के ऐसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, तो अब इसमें जितने पी ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो उनमें आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। साइड वाइज जब उनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेंजीन प्लेनर है, इसके प्रत्येक कार्बन का पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल होता है इस तरह से। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, जो मेरे पास थर्ड पॉइंट था। फोर्थ नंबर में देख लेता हूँ मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। आप जाके देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब हकल वाले में आ रहा था। तो ये जो मेरे पास कंपाउंड हो गया वो पूरा का पूरा क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड है। मतलब जो बेंजीन मेरे पास है वो एक काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, और बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। नोट करते जाइए फटाफट। मैं अगला मॉलिक्यूल लिखता हूँ, मेरे पास नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल है। नेफ्थलीन क्या होता है? इस तरह से मेरे पास 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, ठीक है। नेफ्थलीन में इस तरह से मेरे पास 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ कर दी जाती हैं। तो देखो भाई, इसमें टोटल यहाँ पर 10 कार्बन है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है, एरोमेटिक में आएगा कि नहीं आएगा। पहला पॉइंट दिख रहा है साफ साफ साइक्लिक है। दूसरा, हर जगह चूंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जो कार्बन डबल बॉन्ड से लेस होगा, ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये कहीं का निकाल लीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, आप निकालिए। इस जगह पे सिग्मा गिन लीजिए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? sp2। मैंने यहाँ का निकालना मान लो, तो देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। यहाँ पर भी क्या हो गया? sp2। भाई सिंगल तो सिग्मा होता ही है, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई होता, तो मेरे को सिग्मा गिनना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। कुछ स्पेशल केस आएंगे जहाँ पर आपको बताया जाएगा स्पेशली कि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। कैसा है? नॉन प्लेनर। इस वजह से उस मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा कुछ उठ सा जाएगा, ऐसे एक तरफ का पोर्शन, ठीक है। तो अब इसमें जितने भी पी ऑर्बिटल्स होंगे, कार्बन सारे sp2 होंगे, एक पी मगर जो सब में छूट रहा है वो सारे आपस में पैरेलल नहीं होंगे, और अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक में चला जाता है, ठीक है। ये प्लेनर है, इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा बेटा? डिलोकलाइज। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। हकल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है कि मेरे पास 4n+2 फॉलो कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, या ये 4n फॉलो कर रहा है, ये मेरे को देखना है, ठीक है। तो देख लो भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई के यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाई के यहाँ होंगे। 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 2 तो 4 तो 6, 2 8, 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना आ रहा है इसका? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसका 10 है तो जो मेरे पास 4n+2 का जो एरोमेटिक वाला क्राइटेरिया था उसमें था 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई के बाद मेरे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई के बाद मेरे पास कितना? 10, फिर 14। उसका मतलब ये जो नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल है, ये जो नेफ्थलीन का मॉलिक्यूल है बेटा, ये भी मेरे पास कैसा है? एरोमेटिक। बनाते जाइए। इसके बाद मैं अगला लेता हूँ केस एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन मेरे पास क्या है? इसमें आपकी 3 बेंजीन रिंग आपस में जोड़ देगा, ठीक है। इसमें आपकी 3 बेंजीन रिंग आर्थो पोजीशन पे फ्यूज हो जाती हैं। ये मेरे पास एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल है। ये क्या है मेरे पास? एंथ्रासीन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना है इसका, किसके पास क्या ये एरोमेटिक है क्या? तो पहला पॉइंट तो साफ दिख रहा है, ये साइक्लिक है। सब जगह पे आपका डबल बॉन्ड सब जगह दिखाई पड़ेगा, तो जितने भी कार्बन होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक। थर्ड पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? प्लेनर है। प्लेनर है इसका मतलब इसमें जितने भी sp2 का जो एक पी बच गया है वो सब पैरेलल है। पैरेलल होंगे तो सब डिलोकलाइज होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड। 4 नंबर पे क्या चेक कर लेंगे? हकल रूल। हकल रूल का मतलब आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ। तो वो प्लेनर वाला पॉइंट जो है वो स्पेशली आपको लगभग जितने मॉलिक्यूल बताए जाएंगे, कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लेनर लगते हैं मगर वो प्लेनर नहीं होते हैं। उनके लिए आपको स्पेशली अलग से मुझे बताना पड़ेगा कि ये स्पेशल केस हैं। जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन का मॉलिक्यूल हो गया,
इस तरह के मॉलिक्यूल जो होते हैं प्लेनर नहीं होते हैं, बल्कि ये नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 बेटा यहाँ होंगे, 2 बेटा यहाँ होंगे, 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 14। इस वजह से ये भी हकल रूल फॉलो कर रहा है। अगर बेटा ये हकल फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये कंपाउंड भी कैसा हो गया? एरोमेटिक। ठीक, बना लीजिए फटाफट। अब यहाँ पर देखो मैं एक मॉलिक्यूल आपको लिख के देता हूँ, बताना है कि वो एरोमेटिक में है कि एरोमेटिक में कैसा क्या है। ये मेरे को ले दिया गया, ये एक मॉलिक्यूल दे दिया गया, इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइईन। अब मेरे को पूछ रहा है ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट मैंने कर दिया साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक। दूसरा मेरे पास होता है क्या? सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सारे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज हैं। तो देखो ये कार्बन डबल से कनेक्ट है, ये इनके तो sp2 हो गए बेटा, इनके भी sp2 हो गए, मगर इस कार्बन पे तो बेटा 2H लगे होंगे। इस पे जब 2H लगेंगे तो ये मेरे पास sp3 हो गया। तो भैया ऑल द कार्बन्स आर नॉट sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये कंपाउंड फिलहाल एरोमेटिक में नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पूरे में रेजोनेंस हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो भैया इस वाले कार्बन की व्यवस्था गड़बड़ है। इस वाले कार्बन पर कोई भी p ऑर्बिटल नहीं छूट रहा है, इस वाले कार्बन पर कोई भी p ऑर्बिटल नहीं छूट रहा, तो पूरे में जब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो मैं इसको डाल दूंगा नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल सकता हूँ, या सिंपल सा डाइईन बोल सकता हूँ। उस मॉलिक्यूल का सिंपल आप डाइईन बोल दीजिए, या चूंकि पूरे में कॉन्जुगेशन तो हो नहीं पाएगा, रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा। जैसे लिखा था पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिलोकलाइज्ड, तो पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं इसको मैं नॉन एरोमेटिक में डाल सकता हूँ। ये ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक की भी शर्त होती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, चाहे वो 4n+2 वाले हों वो भी डिलोकलाइज हों, और चाहे मेरे 4n वाले हों वो भी मेरे पास क्या हो? डिलोकलाइज हो। बना लीजिए फटाफट जल्दी से। ठीक भाई साहब, बन गया होगा। इतना आप रिवाइज करिए फटाफट जल्दी से। अब मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक भाई साहब, हो गया। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कॉट है। कॉट का मतलब क्या होता है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ये मॉलिक्यूल बड़ा कन्फ्यूजन में लोगों में रहता है, ये है क्या? साइक्लो मतलब साइक्लिक है, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन का है, टेट्रा मतलब 4, ईन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब कुल मिला के साइक्लिक है, 8 कार्बन का है, 4 डबल बॉन्ड है। तो ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बनेगा, ये मेरे पास मॉलिक्यूल इस तरह का देखने में बनता है। ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल बनता है मेरे पास ये इस तरह का बनता है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। अगर मैं इसके बारे में अलग से कुछ ना बताऊं, केवल सॉल्व करना चालू कर दूं, चलो सॉल्व करते हैं इस मॉलिक्यूल को। और बच्चों हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा है, ये मेरे पास साइक्लिक है। कैसा है मेरे पास? साइक्लिक, साफ दिख रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर आप किसी भी कार्बन को देखें तो सब में डबल बॉन्ड टच हो रहा है, किसी भी कार्बन को देखें सब में डबल बॉन्ड टच हो रहा है, और जिस जिस कार्बन पे बेटा डबल टच होता है बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो सारे कार्बन का sp2 हो गया। तीसरा पॉइंट चलो पहले देख लेते हैं कि हकल फॉलो कर रहा है 4n+2 फॉलो कर रहा है कि 4n फॉलो कर रहा है। तो देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 4 2 6 2 8, ये फॉलो कर रहा है 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जो 8 वाला है वो मेरे पास 4n+2 में नहीं आता है, मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन में आता है, मतलब एंटी एरोमेटिक वाला। क्या आता है? एंटी एरोमेटिक वाला। अगर किसी ने यहाँ ये मान लिया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बताते हैं जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वहाँ रेजोनेंस होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल होगा वहाँ कॉन्जुगेशन होगा। जब कोई मॉलिक्यूल, फिर सुनो, प्लेनर हो, जब कोई मॉलिक्यूल क्या हो? प्लेनर हो। जब कोई मॉलिक्यूल प्लेनर हो और प्रत्येक एटम उसका sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो उसके कार्बन पर एक एक इम्पटी p ऑर्बिटल छूट जाता है। वही इम्पटी p ऑर्बिटल्स जो आपस में पैरेलल होते हैं वही डिलोकलाइज होते हैं। अगर कॉन्जुगेशन तो है मतलब अल्टरनेट डबल सिंगल तो है, मगर वहाँ पर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया तो सारे p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाते, तो वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन रुक जाता है। इस वजह से वो जो मॉलिक्यूल है वो ना तो एरोमेटिक होता है ना एंटी एरोमेटिक होता है, बल्कि क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। तो अगर आप इसको ये मान के चलेंगे हाँ भाई कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, तो आप इसे 100% गलत कर देंगे और वहाँ पर आप इसे एंटी एरोमेटिक बता के आ जाएंगे। जबकि इस मॉलिक्यूल की सच्चाई क्या है? इस मॉलिक्यूल की सच्चाई ये है कि ये मॉलिक्यूल टब शेप का होता है। कैसा? नहाने वाला टब। ठीक है, इस तरह से बनता है ये मॉलिक्यूल,
इस तरह से ये मॉलिक्यूल टब शेप का बना होता है, इस तरह से, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल यहाँ, एक डबल यहाँ, एक डबल यहाँ। आप देखिए ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है। कैसा है ये मॉलिक्यूल? नॉन प्लेनर। मैंने कहा ना कि जो नॉन प्लेनर होगा वहाँ स्पेशली आपको बता दिया जाएगा कि नॉन प्लेनर है। अगर ये नॉन प्लेनर है तो बताओ ये डबल बॉन्ड प्लेन पर है मगर ये तो प्लेन के ऊपर चला गया, ये डबल बॉन्ड प्लेन पर है ये तो प्लेन के ऊपर चला गया, ये डबल बॉन्ड प्लेन पर है ये तो प्लेन के ऊपर चला गया। तो इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग यानी कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिलोकलाइज्ड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिलोकलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिलोकलाइज्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर है, इसका रेजोनेंस इससे नहीं हो पाएगा। अगर यही मॉलिक्यूल पूरा प्लेन पर होता, अगर यही मॉलिक्यूल पूरा प्लेन पर होता तो सारे जो पाई बॉन्ड हैं उनमें जितने कार्बन है सब में एक एक पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता, पैरेलल भी होता और वो ओवरलैप करता। इस वजह से जो CO2 मॉलिक्यूल है ये किसके एग्जाम्पल में आएगा? नॉन एरोमेटिक वाले में काउंट करेंगे। किसमें आप काउंट करेंगे? नॉन एरोमेटिक। यहाँ लिख देता हूँ, ये जो मॉलिक्यूल है ये मेरे पास कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान रखिएगा कॉर्ड मेरे पास टब शेप का होता है और किस में आप टिक लगाएंगे? नॉन एरोमेटिक में। बना लीजिए फटाफट। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, फिर नेक्स्ट टर्न पे आयंस वाले क्लियर करूंगा। कौन सा आयन? जैसे ट्रोपोलियम कैटायन है, इसी का भी, इसका कॉर्ड का भी डबल प्लस बनता है और कॉर्ड का भी डबल माइनस बनता है, वो सब देखूंगा मगर अगले लेक्चर में। उसके लिए आपको अगले लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि हाँ आपका वेट कौन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप देखिए जिसको यहाँ पर ये लेक्चर समझ में आते हैं बिल्कुल देखिए, इनके द्वारा अपने क्वेश्चन को परफेक्टली सही कर पाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है साइक्लो ब्यूटाडाइइन, ये ठीक ये मॉलिक्यूल है। साइक्लो मतलब साइक्लिक है, ब्यूटा मतलब 4, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड। तो इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनेगा साइक्लो ब्यूटाडाइइन, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस आजकल बन गया है। इसका पहला पॉइंट, पहली बात तो साइक्लिक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? साइक्लिक। हर कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, हर कार्बन में डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये जो मेरे पास है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज देखा गया है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज देखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखा गया डिलोकलाइज होता है 4, ये प्लस देखो भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन सब मिला के कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होता है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये आ गया बेटा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, ये सब होते हैं एरोमेटिक वाले। मगर ये जो मॉलिक्यूल है बहुत हाई एनर्जी का देखा गया है तो ये एंटी एरोमेटिक में काउंट होता है। किस में काउंट होगा बेटा? एंटी एरोमेटिक में काउंट होगा। ये बात क्लियर है। अब मैं अगला जो मेरे पास लेक्चर होगा उसमें मैं और कुछ इंपॉर्टेंट आपके एरोमेटिक आयंस लेकर के आऊँगा, प्लस कुछ रिएक्शनें हैं पूछी गई हैं कि इनमें अगर मेरे को लगेगा नहीं कि और एक लेक्चर बनाना चाहिए तो मैं एरोमेटिसिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर बना दूंगा। आप इसको देखते रहिए। जो ये लेक्चर देखेगा उसका जी मेंस एडवांस नीट इन सब के क्वेश्चन किसी भी एंगल से गलत नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? लेक्चर देखने के लिए बड़ा धन्यवाद। थैंक यू आपका।